साथियों नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा और मेरी संस्था वीके डायनामिक लीडरशिप सेंटर आज बात करेगी नए श्रम संहिताओं के बारे में। मेरी समझ, मैं उन्हें किस तरह से समझता हूं, कैसे समझता हूं। मेरी बहुत सारे फोरम्स में बहुत सारे लोगों के साथ और तरह तरह के वातावरण में बात होती है। जो अभी भारत सरकार ने 4 कोड पास किए हैं, द कोड ऑन वेजेस 2019, the Code on Social Security 2020, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020, and the Industrial Relations Code 2020। इनके बारे में लोग बहुत सारी फोरम्स में बहुत तरह की बातें करते हैं। अभी भारत सरकार ने इनके नियम और उपनियम भी जारी नहीं किए हैं, जिनका प्रयास अभी भारत सरकार कर रही है। कुछ के ड्राफ्ट रूल्स निकाले हैं, कुछ के आने वाले हैं। और जब यह स्टेट्स को, राज्यों को दिया जाएगा तो उनकी भी अपनी पावर्स हैं, उनको भी इनमें बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, उनको एम्पावर किया गया है। वो भी अपने रूल्स बनाएंगे अपने अपने स्टेट के वातावरण के हिसाब से, अपने अपनी सुविधाओं और अपनी मशीनरी की उपलब्धता के आधार पर। जो प्रश्न मूलतः हमारे सामने आते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। काम करने वालों पर नए श्रम संहिताओं का क्या प्रभाव पड़ा। नंबर 2, हायरिंग फायरिंग नियमों में क्या बदलाव हैं। नंबर 3, इसके लिए आर्थिक तर्क क्या है। नंबर 4, यह श्रमिकों को हड़ताल के अधिकार को कैसे प्रभावित करता है। नंबर 5, क्या सामाजिक सुरक्षा का जाल कुछ बड़ा हुआ है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर हम आज देने का आपके साथ बात करेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न होता है कि क्या काम करने वालों पर नए श्रम संहिताओं का प्रभाव। इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है। नंबर 1, काम करने वालों के नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। जो किसी को नियुक्त करने के हायरिंग के नियम थे, उनको रिट्रेंच करने के नियम थे, वो सब अब बदल गए हैं। अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आ गया है। आप जितने समय के लिए आवश्यकता है उतने समय के लिए आप किसी भी एम्प्लॉय को नियुक्त कर सकते हैं। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जितने समय के लिए करें उतने समय के लिए करें, जब आपका काम बंद हो तो आप उनको रिट्रेंच कर दें, छटनी कर दें। नंबर 3, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट था, उसके श्रम प्रावधानों में काफी बदलाव कर दिया गया है। नंबर 5, जो आपके काम करने के वर्किंग कंडीशंस थी वह बढ़ा दी गई हैं। वह आज के अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंदता को ध्यान में रखते हुए कुछ उनमें बदलाव किए गए हैं, जिससे लोगों को या नियोक्ताओं को आसानी हो कि वो अपने हिसाब से कुछ काम करा सकें। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जो अब स्ट्राइक के तरीके हैं वह भी पहले से अब थोड़े मुश्किल कर दिए गए हैं। उनमें कुछ नए नियम जोड़ दिए गए हैं, कुछ कंडीशंस बढ़ा दी गई हैं, कुछ चीजों को और मजबूत कर दिया गया है। जो आपका प्रश्न नंबर 4 है उसके उत्तर में हम ये सब बातें बताएंगे। नंबर 2, जो न्यू इंडस्ट्रियल कोड्स आए हैं उनमें अब 300 वर्कर तक कोई भी सरकार से अप्रूवल लेने की अब आवश्यकता नहीं रह गई है। और वर्तमान समय में 300 तक का उद्योग या तो मध्यम श्रेणी का उद्योग है या बृहद उद्योग में आते हैं, क्योंकि ऑटोमाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन इतना अधिक हो चुका है
कि अब एम्प्लॉयज की संख्या घटती जा रही है। नंबर नेक्स्ट है, यदि कोई अथॉरिटी आपके किसी भी लेटर पर जो आपने रिट्रेंचमेंट के लिए दिया है या आपने अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स में अमेंडमेंट के लिए दिया है, उनको टाइमली रेस्पॉन्ड नहीं करती है, तो उनको स्वतः अब अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। यह एक बड़ा प्रभाव है। पहले अथॉरिटी बात नहीं करती थी, तो अभी अथॉरिटी पर भी इन नियमों में थोड़ा प्रभाव बढ़ाया गया है। या तो वो आपको उसका उत्तर लिखकर सूचित करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, और नहीं तो उनको अप्रूव्ड करेंगे। अब पहले की तरह फाइल दबा करके नहीं रखी जा सकती। इन कोडिफिकेशंस के बाद यह भी प्रभाव देखने को मिलेगा कि जो सरकारी मशीनरी है उसमें अब कुछ गति आएगी। अभी सरकारी मशीनरी का जो इंस्पेक्टर राज था शायद कुछ कम होगा। इन नए कोडिफिकेशंस में एक बात यह भी ध्यान में रखी गई है। एक बात और भी है कि जो पुराने कोड थे उनमें 30 से या 90 दिन तक का रिट्रेंचमेंट करने से पहले नोटिस देना आवश्यक था, जो अब घटाकर लगभग खत्म कर दिया है। नंबर नेक्स्ट है, भारत में लगभग 90% कर्मकार जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनके नियमों पर कोई बदलाव नहीं आया है। वो जो पहले करते थे वैसे ही करते हैं, लेकिन उनको जो उनकी सोशल सिक्योरिटी है वह बढ़ा दी गई है। तो ये बड़े बदलाव हैं, और इन बदलावों से काम करने वालों को काम करने की आसानी होगी और काम कराने वालों को काम कराने की आसानी होगी। दूसरा प्रश्न आता है कि हायरिंग फायरिंग के नियमों में क्या बदलाव है। तो मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जो हायरिंग फायरिंग के पुराने रूल थे, एक तो अभी आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में ले सकते हैं, आपको जितने समय की जरूरत है उतने की लीजिए, यदि समय कम पड़ जाए तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज को बढ़ा सकते हैं। सपोज आपका कोई प्रोजेक्ट लगा कि 3 साल में पूरा होगा, और वह 3 साल की जगह 4 साल में पूरा हो रहा है, किन्हीं कारणों से डिले हो गई, तो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट आप बढ़ा सकते हैं या नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, यदि किसी की परफॉर्मेंस आपके मुताबिक नहीं है तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। तो अब तीनों पक्षों पर यह प्रभाव पड़ेगा कि सबको अपनी अपनी उत्पादकता देखनी पड़ेगी। नियोक्ता को सोशल सिक्योरिटी के तहत अब उसकी सोशल सिक्योरिटी को ज्यादा देखना पड़ेगा। कर्मचारी को अब काम करना पड़ेगा। पहले की तरह अब लेबर लॉ से बहुत ज्यादा मदद मिलने की संभावना कम हो गई है। नंबर 3, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जो किसी भी औद्योगिक शांति को बनाने में, किसी भी राज्य के औद्योगिक संबंधों को और औद्योगिक वातावरण को सुधारने में मदद करती है, अब उस पर भी प्रेशर आया है। यदि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार में औद्योगिक संबंध इसीलिए बढ़िया नहीं बन पाते हैं कि वहां की मशीनरी ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। आज आप देखेंगे कि यदि गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, यहां गवर्नमेंट मशीनरी काफी तेजी से काम कर अपने राज्य के उद्योगों की बढ़ोतरी की बात करती है। तो यह प्रभाव भी अब जो पिछड़े राज्य हैं, चाहे वो बिहार है, चाहे वो झारखंड है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, जिनमें औद्योगिकरण पिछड़ गया है, अब उनमें उद्योगों को बढ़ाने का गवर्नमेंट मशीनरी पर भी प्रभाव
पड़ेगा उन्हें तेजी से अप्रूवल देना पड़ेगा और उन्हें तेजी से नियमों में एम्प्लॉयर की भी, नियोक्ता की भी और श्रमिक की भी मदद करनी पड़ेगी। इसके लिए तार्किक, आर्थिक, दोनों के लिए क्या तर्क दिए जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यदि ये नियम आएंगे तो इनसे भारत में आर्थिक सुधार तेजी से होगा। उसका कारण है कि यह बहुत समय से नियोक्ताओं की तरफ से मांग थी कि भारत सरकार के श्रम कानून काफी पुराने हैं, जिनको अब लागू करना कठिन होता जा रहा है। श्रम संगठनों की तरफ से भी यह बात बार बार उठती थी कि भारत के कानून अब श्रमिक के हित में नहीं रह गए हैं, अतः उनमें बदलाव आना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि उनको तेज करने के लिए और जो गवर्नमेंट सिस्टम में या गवर्नमेंट मशीनरी में लथार्जिकनेस आ गई थी, उसको ठीक करने के लिए ये चारों कोड मदद करेंगे। नंबर 2, जो स्ट्रिंजेंट हायरिंग फायरिंग रूल्स हैं वो अब एम्प्लॉयर को मदद करेंगे। जब चाहें, जैसा चाहें वैसा आप एम्प्लॉय ले सकते हैं, और जब आपको लगे कि अब आपके पास काम नहीं है तो आप रिट्रेंच कर सकते हैं। नंबर 3, जो आपके छोटे उद्योग हैं, जो छोटी फर्में हैं, उनमें अब बहुत ज्यादा लेबर लॉ के इम्प्लीकेशंस नहीं रह जाएंगे, वो कम होंगे। तो लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग भारत में तेजी से बढ़ सकेंगे। उस तरह का एक वर्क एनवायरनमेंट तैयार करने की कोशिश की गई है। एक बात मैं और भी कहूं कि अभी पीछे वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की थी भारत में, और जिसने यह आंकड़ा दिया था कि यदि भारत में श्रम कानूनों में थोड़ा सुधार कर दिया जाए तो लगभग 2.8 मिलियन गुड क्वालिटी जॉब्स इन फॉर्मल सेक्टर्स, जो हमारे संगठित क्षेत्र हैं, उनमें बढ़ सकते हैं। अतः यह बात सर्वविदित है कि भारत में श्रम कानूनों की लचर व्यवस्था काफी थी। अब उनमें कितना सुधार होगा यह वक्त बताएगा, क्योंकि भारत में कानून बहुत बन जाते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता है। विशेषतः ऐसे कानून जिनमें गवर्नमेंट मशीनरी का प्रयोग अधिक हो, वहां गवर्नमेंट मशीनरी अपने सुविधा अनुसार ही मदद करती है। मैं खुद, मेरा लगभग 4 दशक का औद्योगिक संबंधों में योगदान रहा है, और मैंने बहुत जगह गवर्नमेंट मशीनरी को देखा है कि वह जब चाहे जब एम्प्लॉयर को परेशान करने लगते हैं, और जब चाहें वो अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स पैदा करने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने ही मिलने जुलने वालों को ट्रेड यूनियन के नाम पर आगे बढ़ाकर उद्योगों को तंग करते थे, वो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट में भी प्रावधान इतने स्ट्रिंजेंट हो गए हैं कि अब यूनियन बनाना और यूनियनों के द्वारा किसी उद्योग की शांति भंग करना अब आसान नहीं है। अतः जो आर्थिक गति पकड़ने की बात है वो शायद अब आनी चाहिए। नंबर 4 क्वेश्चन जो होता है वह यह होता है कि यह श्रमिकों को हड़ताल के अधिकार को कैसे प्रभावित करता है। तो इसके लिए मैं आपको 3-4 उदाहरण दे सकता हूं जो इन नियमों में आए हैं। नंबर 1, यूनियंस को अब कोई भी स्ट्राइक करने के लिए कम से कम 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। नंबर 2, जो नए नियमों में प्रावधान है, यदि कोई प्रोसीडिंग्स लेबर ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने चल रही है या अभी अभी निपटी है, तो 60 दिनों के बाद तक या जब तक वह चल रही है कोई भी पक्ष
हड़ताल नहीं कर सकता है, न लॉकआउट कर सकता है। नंबर नेक्स्ट है, जो उद्योगों में पहले श्रमिकों की सेफ्टी को लेकर के थोड़ा सा लथार्जी बरती जाती थी, अब उनको ठीक कर दिया गया है। शायद इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी की जो बात है वह अब सुचारू रूप से कर उद्योगों में वर्कर्स के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। नंबर 4, पहले जो 2 वीक या 6 वीक की नोटिस की बात थी वह अब बढ़ा करके 60 डेज तक कर दी गई है। और जो पहले फ्लैश स्ट्राइक होती थी, जो एक उद्योग में स्ट्राइक हो गई और दूसरे उद्योग के लोग भी स्ट्राइक करने की बात करने लगते थे, श्रमिकों का साथ देने की बात करते थे, वह अब लगभग समाप्त कर दी गई है। तो फ्लैश स्ट्राइक अब नहीं होगी। तो इन चीजों को यदि आप ध्यान में रखेंगे और स्ट्राइक या लॉकआउट के जो रूल्स हैं उनको देखेंगे तो वो काफी कुछ बदल दिए गए हैं। यह भी है कि लोगों को जो सेफ्टी के रूल्स हैं, जो सुरक्षा के रूल्स हैं, वो काफी सारे बढ़ा दिए गए हैं। जैसे जो पहले फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट था वह लिमिटेड होता था, अब वो बढ़ा दिया गया है। नंबर 2, पहले 8 घंटे की सिर्फ मैक्सिमम काम करने की लिमिट थी, वह अभी भी है। ओवर टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया गया है ताकि जो लोग बिना बताए छुट्टी कर लेते थे और उद्योग को कठिनाई होती थी वह अब नहीं होगी। तो छुट्टियों को भी मैनेज करने के लिए अब श्रमिक पर भी और नियोक्ता पर भी, दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। नंबर 3 है, जो वर्कमैन है वह अब उन सभी कामों के लिए अपने प्रतिद्वंदता में फीमेल वर्कर्स को पाएगा, क्योंकि उनके लिए काफी कुछ सुविधाएं और उनके लिए टाइम बढ़ा दिया गया है कि वो भी अब काम कर सकती हैं, रात्रि शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं, बशर्ते एम्प्लॉयर उनको कुछ नई सुविधाएं दे करके इंश्योर करे कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी में कोई लैप्सेज नहीं है, एडिक्वेट सेफगार्ड्स अपनाए गए हैं। तो अभी जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस हैं वो फीमेल के लिए काफी कुछ सुरक्षित कर दी गई हैं। तो यह सब जो प्रभाव है यह उद्योगों की बढ़ोतरी के लिए, उद्योगों की तरक्की के लिए किया गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या सामाजिक सुरक्षा का जाल बढ़ा है? मैं निसंकोच कहूंगा कि अवश्य बढ़ा है। पहले लोग बाग, पहले नियोक्ता ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर होते थे और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे उनकी तो बात ही कोई नहीं करता था। अब दोनों सेक्टरों में इवन जो गिग वर्कर्स है और प्लेटफॉर्म वर्कर्स है उनकी भी सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया है। नंबर 2, जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट, द प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1956, ईएसआई एक्ट, ईएसआईसी और वर्कमैन कंपेंसेशन, या आप देखें ग्रेचुटी, पेमेंट ऑफ बोनस, ये सब ऐसे थे जिनके प्रावधान अलग अलग तरीके से करके लोग कॉर्नर काटते थे और एम्प्लॉय के पैसे को बचाना चाहते थे। अब इन सब को इकट्ठा कर एक जगह कर तो उनकी सबकी डेफिनेशंस, परिभाषाएं लगभग जो पहले बहुत जगह थी वो एक कर दी गई है। नंबर 2, गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को काफी सारी पावर्स दे दी हैं कि वो समय समय पर रूल बनाए, रेगुलेशंस बनाए, उनको अपने अपने राज्य में इंप्लीमेंट करें।
और वह कोई अभी एक बार नहीं, उनको टाइम टू टाइम जब जरूरत हो, जिस स्टेट को जरूरत हो वो कर सकता है। तो सामाजिक सुरक्षा का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं, जैसे सुटेबल वेलफेयर है। तो पहले वेलफेयर के नाम पर बहुत जो ऑर्गेनाइज सेक्टर थे उन्हीं में काम होता था, अब सबको करना पड़ेगा। नंबर 2, जैसे प्रोविडेंट फंड है, उसका यूनिक नंबर कर दिया गया है। पहले की तरह नहीं है कि आपने एक काम किया, फिर दूसरी जगह काम किया, फिर तीसरी जगह काम किया तो आपका नंबर बार बार बदलता था, फैमिली पेंशन डिस्टर्ब होती थी, आपकी ईडीएलआई का लिंक टूट जाता था, और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाते थे। तो अब जब यूनिक नंबर होगा तो आप कहीं भी जाएं वही नंबर काम करेगा। दूसरा, ईएसआई में अब काफी सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। नंबर 3, एम्प्लॉयर्स को अब प्रेशर किया जाएगा कि वह हाउसिंग का और एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट्स के रूल और बेहतर बनाएं। एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयज चिल्ड्रंस का ध्यान रखें। नंबर जो नेक्स्ट है, जो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है एक्ट में, वो है स्किल डेवलपमेंट का, रीस्किलिंग का प्रोविजन किया गया है। इससे जो एम्प्लॉय अच्छा है और जिसकी स्किल पुरानी हो गई है उसकी स्किल बढ़ाई जा सकती है। एम्प्लॉयर्स अब उसका यूज कर अपने एम्प्लॉय की स्किल को बढ़ाकर अपने उद्योग को भी सुरक्षित रखेंगे, और कारीगर साथी, वर्कमैन साथी अपने एम्प्लॉयमेंट को सुरक्षित रख पाएंगे। एक जो ओल्ड एज होम की बात भी कहीं कहीं की जा रही है, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज की बात भी बहुत सारी की जा रही है। कुछ चीजें बहुत सारी कॉमन कर, जो गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, उनको इकट्ठा कर बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। एक बात और है, इन कोड के आने से जो पैसा गवर्नमेंट के पास वर्क जो सेस के रूप में लिया गया था, जो बिल्डिंग एंड अदर्स वर्कर्स के लिए थे, वो पैसा इतना इकट्ठा हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट के जो श्रमिक विभाग हैं वह उनका ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब वह उन सब का इन सब गतिविधियों में ठीक से उपयोग कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त एक बात गवर्नमेंट ने और भी की है, इन नए नियमों में एक विशेष बदलाव लाया है कि यदि कोई सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है, वह अब इन कामों में यूज कर सरकार एक उद्योग से दूसरे उद्योग के एम्प्लॉय को या ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी यूज कर सकती है। तो जो अभी सीएसआर के पैसे में काफी सारा कुछ न्यूज इधर से उधर चलती रहती थी, इधर से उधर लोग बात करते रहते थे, उस सब के भी एक नई दशा मिलेगी और उसका बेनिफिट भी अब वर्कर्स को मिलेगा। तो मेरा मानना यह है कि इन नए कोडों के, चारों कोडों के आने से अब शायद भारतीय उद्योगों की गति थोड़ी तेज होगी, लेकिन यह तभी संभव होगा जब गवर्नमेंट मशीनरी, श्रमिक और नियोक्ता तीनों एक होकर अपनी उच्च मानसिकता के साथ खुले दिमाग से विचार कर, और जो इसमें डेमोक्रेसी एम्प्लॉयर्स की तरफ से, वर्कर्स की तरफ से बढ़ाने का प्रयास किया गया है, इनमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे भी किए गए हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको डेमोक्रेटिक वे में उनका यूज कर उनके सहभागिता को बढ़ाया जाए। यदि आप पुराने नियमों में देखेंगे तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन, वर्क्स कमेटी, इन सब का योगदान तो था, लेकिन उतना योगदान ले नहीं पाए जितना होना चाहिए था। उनके लिए बहुत सारे प्रयास नियोक्ता की तरफ से भी नहीं किए गए, और सरकार ने तो इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं अब यहाँ एक विशेष रूप से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब सरकार में कार्यरत सभी साथियों का ध्यान राष्ट्र हित में और उद्योग हित में होना चाहिए।
अपने निहित स्वार्थों को छोड़ना होगा। नंबर 2, जो कार्य की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास हैं, जिससे भारत में आर्थिक सुधार होंगे, जिनसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता में अपने आप को बेहतर तरीके से खड़ा कर पाएंगे, उसके लिए सबको खुले दिमाग से इन नए कोडों का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। इनमें कहीं कोई कमी निकालकर उसका बेनिफिट लेने का जो प्रयास करेगा वह गलत होगा। बहुत सारे लोग यह नहीं देखते कि इनका सुविधा क्या होगी। बहुत सारे लोग नेगेटिव माइंड के होते हैं, वो यही देखते हैं कि इनमें असुविधा कहाँ है और उसका बेनिफिट कैसे लिया जाए। तो यह सब सोचना और नकारात्मक प्रभावों की तरफ जाना हमारे लिए हितकर नहीं होगा। अतः इन सभी चारों कोडों का ठीक से पालन करना, जब इनके नियम आ जाएं, अभी भारत सरकार इनको नियमों को लाने का प्रयास कर रही है, कुछ नियम आ गए हैं जिनमें ऑब्जेक्शंस सीक किए गए हैं, जिनको आपत्ति है वो दें। तो मेरा नियोक्ताओं से, मेरा श्रम संगठनों से निवेदन है कि वो अब अपने आप को थोड़ा सा तीव्र गति से इन चीजों पर ध्यान रखकर समय से इनमें सुधार की बात करें। बाद में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाना, बाद में विवाद करना, बाद में उद्योगों की गति को धीमा करना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा यहां नियोक्ताओं से विशेष रूप से निवेदन है कि वह अपने श्रम संगठनों के साथ बैठकर उनको अपने साथ जोड़कर उनकी भागीदारी को बढ़ाकर अपने उद्योगों को और आगे ले जाने का प्रयास करें। आज हम इन 5 प्रश्नों के उत्तर के साथ आज की बात यहां समाप्त करते हैं। आपको लगता है कि कोई बात आप और जानना चाहते हैं तो हमें लिखिए। अभी इनके प्रभावीकरण में समय है। भारत सरकार अब इनके नियम और उपनियम बना रही है। आप उनमें अपनी सहभागिता दिखाइए, पूर्णतः उनमें जुड़िए और अपने उद्योगों के उन्नति के लिए उन नियमों में बदलाव के लिए प्रयत्न कीजिए। उनमें आप जब जितनी भागीदारी आज बढ़ा लेंगे, भविष्य में उनका फायदा होगा। कुछ लोग क्या है कि इस समय तो जब सरकार उनसे ऑब्जेक्शंस मांगती है, उनसे सहयोग मांगती है, तब चुप रहते हैं। चाहे वो औद्योगिक संगठन हो, चाहे वो श्रम संगठन हो, उनकी भागीदारी कम रहती है। मैं तो फिक्की, CII, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एम्प्लॉयर्स फेडरेशंस जितनी भी है, मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि अभी समय है, वो समय से अपनी सहभागिता आगे बढ़कर दिखाएं। जितने श्रम संगठन है वो अब बोलें। बाद में इन सब चीजों को कमी निकालकर एक दूसरे को दोषारोपण कर उद्योगों की गति को धीमा ना करें। दूसरा, मेरा सरकार में जो मशीनरी है उन सबसे भी निवेदन है कि वह अपना दायरा अब बढ़ाएं, क्योंकि यदि उन्होंने नहीं ठीक से इसका इम्प्लीमेंटेशन कराने का प्रयास किया तो इसके जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आएंगे। इनके इम्प्लीमेंटेशन में सरकारी तंत्र का खुले दिमाग से काम करना और सकारात्मक विचारों के साथ काम करना बहुत आवश्यक है। अब उनकी मानसिकता यदि वही पुरानी रहेगी तो शायद इन चारों कोडों में जो बदलाव किए गए हैं उनका ठीक से उपयोग ना हो करके फिर वही ढाक के 3 पात होंगे। जैसे 1970 में जब कॉन्ट्रैक्टर अबोलिशन रेगुलेशन पास किया गया था तो सारे श्रम संगठनों ने बहुत आवाज उठाई थी कि अब सबका जॉब खत्म हो जाएगा। इसी तरह से लोग आज भी बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हम सब खुले दिमाग से सकारात्मक विचारों के साथ काम करें तो इससे भारत के आर्थिक जगत को
बहुत गति मिलेगी और भारत में उद्योगों का विकास तीव्र गति से होगा। और जब तक भारत में औद्योगिकरण नहीं बढ़ेगा तब तक हम कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के तहत उतना विकास नहीं कर सकते जितना विदेशों ने कर लिया है। तो यह समय है अपने प्रश्न उठाने का, उनके सही निदान सही जगह से जानने का और राष्ट्र को गति देने का। इन्हीं शब्दों के साथ आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे वार्तालाप कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात यहाँ समाप्त करते हैं।